प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं कई दिनों से कक्षा 8 की साइंस विषय की ऑनलाइन क्लास आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूं। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोरोना के इस दौर में किसी भी भैया बहन की पढ़ाई बाधित न हो, इसीलिए ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने आपको घर बैठे ही ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करवाने की एक प्रतिज्ञा ली है और उसे आप तक पहुंचाने में हम सब मदद कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। अब कल तक मैं आपको बता चुका था कि धातु और अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको नया पॉइंट धातुओं और अधातुओं की जल के साथ होने वाली अभिक्रिया पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पॉइंट है हमारा जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ धातु एवं अधातुओं ये आपका टॉपिक हो गया है। टॉपिक को लिखने के बाद उसके नीचे बिल्कुल अंडरलाइन करें कि जल के साथ धातु और अधातु किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। आपने सोडियम धातु का नाम सुना, आपने सोडियम धातु का नाम सुना होगा, जिसका प्रतीक होता है Na। यह आपकी सोडियम धातु है। Na सोडियम धातु है, परंतु ये जल के साथ बहुत तीव्रता से क्रिया करती है, अत्यधिक अभिक्रियाशील है। सोडियम धातु जल से जब क्रिया करती है तो बहुत अत्यधिक क्रियाशीलता प्रकट करती है और आग लग जाती है। इसलिए आपने सुना होगा कि सोडियम धातु को पानी में डुबो करके नहीं रखते, बल्कि मिट्टी तेल में डुबो करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जल से क्रिया करने वाली धातु है। सोडियम धातु का एक टुकड़ा लीजिए और उस सोडियम धातु के टुकड़े को आप रुई में लपेट करके और पानी से भरे बीकर में डाल दीजिए। जब पानी से भरे बीकर में हम रुई से लपेट करके सोडियम धातु को डालते हैं, थोड़ी देर पश्चात अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद हम बीकर को छू करके देखते हैं तो बीकर का तापमान बढ़ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सोडियम धातु ने जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया की और तापमान बढ़ा दिया है। यदि रुई में लिपटा हुआ नहीं हो, खुला हो, तो सोडियम आग पकड़ देगा। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को पानी में डुबो करके मिट्टी तेल में या केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। तो सबसे पहला आप ये लिख देंगे, सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया अत्यधिक तीव्र होती है। जैसे ही सोडियम
परिणाम स्वरूप उसमें आग लग जाती है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी तेल या फिर उसे केरोसिन कहते हैं, ये डुबोकर रखा जाता है। अब यहां प्रश्न बन गया आपके सामने कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी तेल या केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो हमारा उत्तर हो गया कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं जल के साथ अत्यधिक तेजी से अभिक्रिया करती हैं, परिणाम स्वरूप तापमान बढ़ जाता है और धातु आग पकड़ लेती है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न को आप नोट करें। मैं यहाँ प्रश्न बना देता हूं। उत्तर ऊपर लिखा हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। क्योंकि जैसे इसके जल से क्रिया होगी सोडियम या पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और बहुत तेजी से आग पकड़ ले। ये आपके सामने एक अभिक्रिया हो गई है। इसी प्रकार से यदि हम आप इसे एक बार नोट करके लिखना चाहें, देखो लिखा हुआ है कि सोडियम धातु की जल से अत्यधिक अभिक्रिया तीव्र होती है। जैसे ही सोडियम धातु जल से स्पर्श करता है परिणाम स्वरूप उसमें आग लग जाती है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसका प्रश्न हो गया कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। प्रश्न हो गया है आपके सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। इस प्रश्न का आपके सामने हो गया। आपने शायद इसे नोट भी कर लिया होगा। अब देखिए जैसे आयरन होता है, आयरन मीन्स लोहा। लोहा जल के साथ अभिक्रिया तो करता है परंतु इसकी अभिक्रिया बहुत धीमे धीमे होती है। इसको भी मैं आपको नोट करवा देता हूं। पॉइंट बना करके लिखें कि Fe जल के साथ होने वाली अभिक्रिया अत्यधिक धीमे प्रकार की होती है। आयरन लोहे की जल के साथ जो होने वाली अभिक्रिया है वो बहुत कैसी होती है, धीमे
जिस तरह से हमने जल के साथ अभिक्रिया ली है, उसी प्रकार से अधातु की जल से होने वाली अभिक्रिया, जल से अधातु की जल से अभिक्रिया ज्यादा तीव्र नहीं होती है। पहली बात तो नहीं करते हैं अभिक्रिया धातु जल से, और होती है कोई अभिक्रिया तो बहुत धीमी होती है, जिसका हमें पता नहीं चल पाता, इसलिए मैंने यहाँ किया धातु की जल से अभिक्रिया नहीं होती है। वे वायुमंडल की वायु से अभिक्रिया करते हैं। वे वायुमंडल की वायु से क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। इसीलिए अधातुओं को अक्सर जल में संचित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय धातु है। जैसे फास्फोरस एक अत्यधिक सक्रिय धातु है, जो वायुमंडल की वायु से अभिक्रिया कर वायुमंडल की वायु से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। इसलिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है। संचित करके रखा जाता है। आपके अब समझ में आ चुका होगा कि अधातु की जल से अभिक्रिया नहीं होती है, वे वायुमंडल की वायु से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए अधातु को अक्सर कर जल में संचित करते हैं। जैसे फास्फोरस एक अत्यधिक सक्रिय धातु है, जो वायुमंडल की वायु से अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है, इसलिए फास्फोरस को जल में संचित करके रखा जाता है। यदि हमने खुली हथेली पर जो फास्फोरस रख दिया और थोड़ी देर भी खुला छोड़ दिया तो हमारी हथेली पर आग लग जाती है। आपने देखा होगा बहुत से जादूगर खेल दिखाने वाले आते हैं, ये लोग क्या करते हैं, या तो सोडियम और पोटेशियम धातु का प्रयोग करते हैं, खोपड़ी वाला खेल दिखाते हैं। इस खोपड़ी वाले खेल में क्या करते हैं, फास्फोरस रख दिया, वायुमंडल की वायु से क्रिया की और आग पकड़ देता है, भूत का दृश्य दिखा देते हैं। उसी प्रकार से जल के छींटे मारने पर सोडियम और पोटेशियम आग पकड़ देती हैं, तो इस प्रकार से रख करके आग का दृश्य दिखा देते हैं। या पोटेशियम परमैंगनेट लेकर के उसमें ग्लिसरीन डाल करके रख देते हैं, थोड़ी देर में वो आग पकड़ जाता है। इस तरह की क्रियाओं के द्वारा लोगों को क्या करते हैं, हाथ की सफाई द्वारा अपना जादू दिखाते हैं। ये धातु ये बहुत कम लोगों को इस बारे में
जानकारी होती है कि धातुएं और अवयव ऐसी हैं जो वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की क्रिया विधियों को संपन्न कर देती हैं। आपके ये समझ में आ गया होगा कि आधार तत्व से क्रिया नहीं करते हैं, वायुमंडल की वायु से क्रिया करते हैं। फास्फोरस ऐसा है, वायु से क्रिया करके आगे बढ़ देता है, इसलिए फास्फोरस को संचित करने के लिए जल की जरूरत होती है, जबकि सोडियम और पोटेशियम को संचित करने के लिए मिट्टी तेल की आवश्यकता होती है। मिट्टी तेल उसके चारों तरफ एक परत बना देता है, जिससे न तो वायुमंडल की वायु से संपर्क कर पाती है नमी युक्त, ना ही उससे जल को संपर्क कर पाता है, तो सोडियम और पोटेशियम सुरक्षित रह जाते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट अभिक्रिया पर लेकर के चलता हूं कि धातुओं की अम्लों के साथ होने वाली अभिक्रिया। आपने ये नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। जल के स्थान पर मैं हटा देता हूं, यहां अम्लों के साथ ले लेता हूं। अम्लों के साथ धातु एवं अधातुओं की अभिक्रिया। देखिए, मैं आपको एक क्रियाकलाप भी बताता हूं इसके बारे में। आपको एक क्रियाकलाप बताता हूं कि अम्लों के साथ जब धातुएं क्रिया करती हैं तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके लिए मैं आपको एक क्रियाकलाप बता रहा हूं। देखो, मैं यहां लिख देता हूं पहले तो पॉइंट बना करके कि अम्ल अम्लों के साथ धातुएं अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे ये जेड धातु है, जिंक धातु के साथ हमने जैसे H2SO4 की क्रिया करवाई, ZnSO4 बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। उसी प्रकार से हमने अगर मान लीजिए यहाँ Zn की HCl से भी क्रिया करवा दी, तो यहाँ पर हमारे सामने ZnCl2 बन गया और H2 गैस बाहर निकल गई। दोनों ही अभिक्रियाओं से समीकरणों के द्वारा हमें पता चलता है कि जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा कि हमने स्टैंड दिया और इस स्टैंड पर हमने एक परख नली को स्थापित किया। परख नली में यहां हमने दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। ये Zn है, जिंक डाल दिया और यहां हमने एक कीप लगाया। कीप के साथ ही हमने विकास नली लगा दी और उपकरण को हमने पूरी तरह से क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। इस विकास नली को हमने यहाँ ले जाकर के साबुन के पानी से भरे हुए एक टब में रख दिया है।
साबुन का पानी भरा हुआ है। ये परिपक्व उपकरण हमारे सामने तैयार हो गया। यहाँ पर इस नली में कीप लगा करके और हम कीप की सहायता से H2SO4 डाल देते हैं। क्या देखते हैं, यहाँ से जैसे ही H2SO4 Zn पर गिरता है, यहाँ पर साबुन के पानी से कुछ बुलबुले बाहर निकलने लगते हैं। इस तरह से बुलबुले बाहर जाने लगे साबुन से भरे, ये साबुन का पानी है। जल से ये बुलबुले हो गए। अब इसमें गैस के बुलबुले हैं। ये अभी सिद्ध दिया हुआ है कि कौन सी गैस है, गैस के बुलबुले हैं, ऊपर उठते जा रहे हैं। गैस के बुलबुलों के पास में जैसे ही हमें जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाते हैं, हम देखते हैं बुलबुला फटता है यूं, और उसमें से फट फट की ध्वनि आती है। फट फट ध्वनि के साथ H2 गैस का जलना हमारे इस प्रयोग से सिद्ध हो गया है। क्या सिद्ध हो गया है कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके और कौन सी गैस देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती है। देखिए उपकरण परिपथ हमने व्यवस्थित किया, स्टैंड लगा दिया, इसे हमने स्टैंड कहा है। स्टैंड पर हमने एक परत नली लगाई है। ये परत नली लगा दी, ये विकास नली है। और ये कीप लगा दिया, कीप में से हमने बूंद बूंद करके क्या डाला है, H2SO4 डाला है। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले पानी से निकल करके जा रहे हैं, जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहे हैं, पॉपिंग साउंड के साथ इसका दहन हो रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके और क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। आप इस चित्र को भी नोट कर लीजिए और बना लीजिए। देखिए ध्यान से नहीं, ये आपका यहाँ पर अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया हो गया है। ऐसे ही यदि हम कॉपर लेते हैं, कौन सी धातु लेते हैं, कॉपर धातु लेते हैं, आपने ये बना लिया होगा। यहां हम कॉपर धातु लेते हैं, यहां Cu धातु लेकर अभिक्रिया करने पर यदि HCl डाला, डाइल्यूट जिसको तनु कहते हैं, तनु HCl डाला, यहां Cu धातु लेकर के अभिक्रिया करने पर यदि तनु HCl डालते हैं तो परत नली को गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन H2SO4 के डालते ही अभिक्रिया होने लगती है। Cu plus H2SO4 रिएक्शन
इससे ये सिद्ध होता है कि यहां कुछ एक धातु कुछ एक अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। अब मैं आपको नोट लिखवा देता हूं कि अधातु होती हैं सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नोट कर लें इसे भी कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब आ जाइए आप क्षारों से अभिक्रिया। पॉइंट को मैं यहां हटा देता हूं आपके को, अम्लों को हटा करके मैं उसके स्थान पर लिख दूं क्षारों के साथ धातु एवं अधातुओं की अभिक्रिया। देखिए एक पार्टिकल लीजिए और उसमें कुछ मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का ताजा विलयन और उसके 3-4 टिकिया डाल देते हैं। 5 ml उसमें पानी डाला और फिर उसमें हमने एल्युमिनियम की एक पन्नी का टुकड़ा डाल दिया है। अभिक्रिया हो रही है, गैस बाहर निकल रही है। परखनली के मुंह पर यदि हम जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि एल्युमिनियम धातु ने सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन गैस बनाया है। वही पॉप ध्वनि होती है, उसी पॉपिंग साउंड के साथ माचिस की तिल्ली जलती है। इससे यह सिद्ध होता है कि धातुएं क्षारों से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस बनाती। देखिए मैं लिख रहा हूं क्षारों के साथ धातुओं की अभिक्रिया, क्षारों के साथ धातुओं की अभिक्रिया। सर्वप्रथम क्या करेंगे कि हमें परखने लेंगे और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन उसकी 3-4 टिकिया 5 ml चारों तरफ एक परखने लेकर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH नाम लिख देता हूं ब्रैकेट में आपके लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 3-4 बूंद ताजा विलयन की सोडियम हाइड्रोक्साइड की 3-4 बूंद लेकर 5 ml जल में घोलिए और उसमें एक
सोडियम, धातु की पन्निका, टुकड़ा, डाली। परख नली में अभिक्रिया होने लगती है और एक गैस बनना शुरू हो गया है। अब परख नली के मुंह के पास माचिस की जल्दी तीली ले जाते हैं। पॉप ध्वनि के साथ दहन होने अतः इससे यह सिद्ध होता है कि धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करती थी। अभिक्रिया करके भी H2 गैस देते हैं। ये बात आपके सामने आ गई है। इसी में मैं आपको नोट लिख दूं कि अधातु में क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसमें बहुत जटिलता होती है। या यूं कह दो कि क्षारों की अधातु के साथ होने वाली अभिक्रिया बहुत जटिल होती है। ऊपर लिख देता हूं इसको मैं। अधातुओं की क्षारों के साथ होने वाली अभिक्रिया अत्यधिक जटिल होती है। आज का आपका ये टॉपिक मैंने अम्ल और क्षारों के साथ धातुओं की अभिक्रिया कंप्लीट करवा दिया है। कल मैं आपको इसी समय इसी चैनल पर विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। विस्थापन से तात्पर्य होता है